यस क्लास, वेलकम बैक टू ए न्यू सेशन जिसके अंदर आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट इसको माना जाता है। इसको आज हम 1 घंटे के अंदर सम अप करने का प्लान करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले 25 अप्रैल 1872 को प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए थे एंड 1 सितंबर 1872 को एसेंट डेट है, ये आपका लागू हो गया था। इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेसिक टर्म के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनता क्या है, जिसके लिए आपको समझना है प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 2(6) के अंदर। नेक्स्ट आपका एग्रीमेंट क्या होता है, जिसको आपका एक्सप्लेन किया है सेक्शन 2(E) के अंदर। दिस इज नॉट 6, एक्चुअली इट्स बी, 2(B) के अंदर। एंड लास्ट वन इज द टर्म दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसे एक्सप्लेन किया है सेक्शन 2(H) के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, बहुत सिंपल चीजें बताई हैं। प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस का मतलब है बेटा, जब आपने किसी को ऑफर दिया, आपने किसी को ऑफर दिया, ऑफर को आप प्रपोजल बोल सकते हो। अगर उस ऑफर या प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल गई, सामने वाली पार्टी ने आपके उस ऑफर या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आपका प्रॉमिस बन जाता है। समझ में आई? वहीं पे जब प्रॉमिस के साथ आपकी कंसीडरेशन जुड़ जाता है, कंसीडरेशन जुड़ जाता है। कंसीडरेशन क्या, लाइक आपकी कोई भी फीस जुड़ जाती है या एनीथिंग दैट यू गिव इन रिटर्न। उस प्रॉमिस के बदले आप कुछ रिटर्न में देने वाले हो सामने वाली पार्टी को, तो वो आपका एक तरीके से एग्रीमेंट बन जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, इस एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो, मतलब अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है या कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो आप सामने वाली पार्टी को स्यू कर सकते हो, मतलब आप केस कर सकते हो उनके ऊपर। तो दिस इज नोन एज एनफोर्सेबिलिटी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एक एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल हो पाता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया जाता है। यहां तक क्लियर है? इसी के ऊपर आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं साथ साथ लेती चलूंगी, जो है स्टेटमेंट वाइज था। ऑल एग्रीमेंट आर नोट कॉन्ट्रैक्ट, बट all contract are agreement. Is this statement true or false? मैम, दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले तो वो एक एग्रीमेंट बनता है ना। दैट्स वाई जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे आपके एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर ये दे रखा होता ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर प्रोमिस, तो मैं इसको सही कह सकती थी। लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। सारे के सारे जो एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी तो होंगे ना जो एग्रीमेंट बन ही नहीं पाए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या कर दिया मैंने, वेट 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 अगेन, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन तो नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान से समझना। ऑल एग्रीमेंट आर नोट कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। ऐसे कौन से एग्रीमेंट होंगे बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे? मैम, वो सारे एग्रीमेंट जिसको मैं एनफोर्स नहीं करवा सकती, वो सारे एग्रीमेंट जिनकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं हो सकती, वो कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट ऑल
कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से ही तो आपका एग्रीमेंट बनता है। जब तक आपके एग्रीमेंट में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट आप बनाने वाले हो उसके अंदर कंसीडरेशन नहीं है और एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो क्या आप ये कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। समझ में आया? बट एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों से बन जाएगा, इन दो चीजों से सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट बन जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है वो कभी भी आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। ऐसे एग्रीमेंट जिनके अंदर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। यहां तक क्लियर? अब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या चाहिए? हाउ कैन यू सी दैट ए कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड? अब ये वैलिड क्या है इससे पहले समझते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। समझो यहाँ पे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग डालो सारे के सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे 3 बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से बेसिस है? सबसे पहला है एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे, एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे। सेकंड है आपका फॉर्मेशन के बेसिस पे एंड जो लास्ट है आपका वो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। क्लियर? एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे कौन सा है मैम? सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल किया है, जो भी आपकी बाइंडिंग चीजें हैं जो लॉ के अंदर बोली गई हैं वो सारी एक चीजें इन्होंने पूरी करी हैं। जितने भी पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो सारे पॉइंट इस वाले कॉन्ट्रैक्ट ने फुलफिल किए हैं, तो उसको आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल दोगे। इन शॉर्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड कंटेन ऑल एसेंशियल कंपोनेंट। साथ में ये भी याद रखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया है सेक्शन 10 के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आ जाओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दो है वॉइड और वॉइडेबल, इसको ध्यान से समझना। वॉइड और वॉइडेबल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दैट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिनको लॉ से आप एनफोर्स नहीं कर सकते। मैम तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बने? ये तो हमारे एग्रीमेंट नहीं हो जाने चाहिए? बिल्कुल हो तो जाने चाहिए, लेकिन ध्यान से समझना कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपके ऐसे होते हैं जिस टाइम पे वो बने थे, जिस टाइम पे वो फॉर्म हुए थे उस टाइम तो वे वैलिड थे, जिस टाइम पे वो फॉर्म हुए उस टाइम पे वो वैलिड थे, बट वो बाद में वॉइड हो गए, वो बाद में वॉइड हो गए। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लो कि आपको ना अपनी एक बुक लिखवानी है। क्या लिखवानी है? एक बुक लिखवानी है। बुक से लिखवाने के लिए आपने राइटर से कांटेक्ट किया, राइटर का और आपका कॉन्ट्रैक्ट बना। कुछ टाइम बाद आपकी बुक लिखने से पहले राइटर के हैंड पे फ्रैक्चर हो गया। क्या इसमें राइटर की गलती है? नहीं। क्या इसमें आपकी गलती है कि ऐसे राइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? नहीं। तो दिस इज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो अनसर्टेनिटी के कारण एकदम से आ गया, जिसमें एक इंसान आप किसी को भी स्यू नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी की गलती है ही नहीं। समझ में आया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? तो यू कैन से इनिशियल लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, इनिशियली ये क्या था? ये वैलिड था, बट कुछ सरकमस्टांसेस ऐसी हो गई कि ये अब वॉइड बन चुका है। तो मैडम ये वॉइडेबल कौन से होते हैं? वॉइडेबल कौन से होते हैं?
वोइडेबल के अंदर बेटा एक पर्सन की गलती होती है जिसके कारण सेकंड पर्सन उसे स्यू कर सकता है। यहाँ पे एक पर्सन की गलती होती है जिसकी वजह से सेकंड पर्सन स्यू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने डरा के धमका के आपकी प्रॉपर्टी पे साइन करवा लिए, डरना मत। आपको किसी ने डरा धमका के आपकी प्रॉपर्टी पे साइन करवा लिए और आप निकले उससे भी तेज। आपने क्या किया, आपने फेक साइन कर दिए अपने। उसने डरा धमका के साइन तो करवाना चाहा, अब आपको भी उस टाइम अपनी जान प्यारी थी, तो आपने क्या किया, आप उसे डबल स्मार्ट निकले और आपने फेक साइन कर दिए या गलत साइन कर दिए। तो इस केस के अंदर जो ये पर्सन था, मेरे से पर्सन को मान लो टुन्नू भैया, जो ये टुन्नू भैया थे, इन टुन्नू भैया ने आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना तो चाहा, लेकिन आपने फेक साइन कर दिए, तो टुन्नू भैया आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। लेकिन आप कौन हो, आप हो गुन्नू भैया, आप हो गुन्नू भैया। जो गुन्नू भैया है वो इसके ऊपर केस कर सकता है। मतलब इस इन दैट कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी स्यू कर सकती है दूसरे को, लेकिन सेकंड पार्टी स्यू नहीं कर सकती। इसके अंदर आपका एक कंसेप्ट आता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो है लेक ऑफ कंसेंट। लेक ऑफ कंसेंट, लेक ऑफ कंसेंट की वजह से जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कहा जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट है आपके इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं बेटा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इनिशियल लेवल पे ही आपका एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जो इनिशियल लेवल पे ही आपका इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो किसी को, लाइक क्राइम, आप यू वांट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमिट ए क्राइम, आप एक क्राइम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। समझ में आया? एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दैट कैन नॉट एनफोर्सेबल ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज या टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल इश्यू, टेक्निकल डिफेक्ट में क्या आ सकता है? यू कैन से टेक्निकल इश्यू में आ सकता है जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना, जब तो आपके जीएसटी के रेट कुछ और थे, या आपके टैक्स के रेट, कोई भी टैक्स ले लो, कुछ और थे, लेकिन आज वो टैक्स वो जीएसटी के रेट में चेंज आ गया। उसमें क्या आ गया? चेंज आ गया। अब जो आप प्रोडक्ट परचेज करने वाले हो वो आपको महंगा पड़ रहा है, तो आप क्या कह रहे हो, अब मैं नहीं खरीदूंगा इसे। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या, कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो गए? अनएनफोर्सेबल। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप टुन्नू भैया और मुन्नू भैया आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरी गाड़ी खरीद लूंगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना या जिस टाइम पे वो पेमेंट करने वाले थे, रेट में चेंज आ गया, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो चुन्नू भैया बोलते मैं नहीं खरीद रहा इतना इतना पैसा देके। तो स्टार्टिंग में तो वो ठीक है, ठीक था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम पे एग्जीक्यूट होना था, तो जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए था, उस टाइम पे कोई ना कोई टेक्निकल चेंजेस आ गए। समझ में आया? आगे आ जाओ। फॉर्मेशन के बेसिस पे है आपका एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड क्वासी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी guys, hold on for 1 minute please.
यस, आई एम कम बैक। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट दैट इन द फॉर्म ऑफ ऑरल एंड रिटन। ऑरल या रिटन कॉन्ट्रैक्ट आपके एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जो आप सीधा कह रहे हो कि यस मैं तेरे को 20 रुपए दूंगा, तू मेरे को 40 रुपए देगा, दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फर्ड कर सकते हो दैट कंडक्ट ऑफ द पार्टी। लाइक आप एग्जाम्पल लेना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आप कह रहे हो कि आप रेस्टोरेंट में गए हो, तो दिस इज बेसिक थिंग कि आप रेस्टोरेंट में गए हो तो खाना खाने गए हो, बिल पे करोगे। रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले आपको उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप बिल पे करोगे या नहीं पे करोगे, कितने परसेंट का डिस्काउंट मांगोगे। तो दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि आप खाना खा रहे हो, खाना खाने से पहले आपने रेस्टोरेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यू कैन से दैट कंडक्ट, और यू कैन से दिस इज इन्फर्ड, ये ऑटोमेटिकली इन्फर्ड है। समझ में आया? इन द लास्ट वन इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। लाइक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपका बनाया जाता है टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरीचमेंट। ध्यान देना इस टर्म को, ये यूकेयू पेपर में आई है क्या? अनजस्ट एनरीचमेंट। अनजस्ट एनरीचमेंट से किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। इसका एग्जांपल समझना, जोमेटो वाले भैया थे, जोमेटो वाले भैया ने डिलीवरी आपके पड़ोसी के घर पे कर दी, और आपके पड़ोसी ने क्या किया? आपके पड़ोसी ने वो खाना खा लिया। तो ये आपका, आपके पड़ोसी का ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दिस इज अ टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आपने बिना किसी भी चीज के आपको बेनिफिट मिला है, बिना किसी आपके कोस्ट के आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जिसका आपने खाना खाया है आप उसको पैसे उसके रिटर्न करो। एक और एग्जांपल समझो, ए का वॉलेट जो है, ए नहीं, ए फाइंड ए वॉलेट ऑफ बी, ए फाइंड ए वॉलेट ऑफ बी। ए को बी का वॉलेट फाइंड किया, ए को क्या मिला? बी का वॉलेट मिला। तो ये ए के और बी का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए कि वो बी का वॉलेट उसको वापस दे। समझ में आया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। आगे आ जाओ परफॉर्मेंस के बेसिस पे। परफॉर्मेंस के बेसिस पे होते हैं आपके एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी। फ्यूचर अनसर्टेनिटी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि ये परफॉर्मेंस आपका होगा या नहीं होगा। तो दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने मैनेजमेंट में थ्योरीज भी पढ़ी है ना, कंटिंजेंसी थ्योरी, दैट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेटा दोनों पार्टी जो है वो अपने काम को कंप्लीट कर चुकी है, बोथ पार्टी कैन कंप्लीट देयर वर्क, दिस इज एग्जीक्यूटेड। जहां पे दोनों पार्टी अपने काम को कंप्लीट कर चुकी हैं, दिस इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी मतलब वो काम को करने लग रही हैं, अभी का वर्क परफॉर्म नहीं हुआ है। इसी के साथ एक और आ जाता है यूनिलेटरल एंड द बाइलेटरल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी परफॉर्म एक्सेप्ट थ्रू दी परफॉर्मेंस। जो भी आप परफॉर्म करने लग रहे हो एक पार्टी की तरफ से आपकी क्या होगी? परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है। और यू कैन से दोनों पार्टी की तरफ से आपकी परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है, अभी काम हुआ नहीं है। एक तरफ से नहीं हुआ है यूनिलेटरल, दोनों तरफ से काम चालू है बाइलेटरल। समझ में आया? ये प्यारा सा टॉपिक हमारा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे आओ, हमने अभी यहाँ इससे पहले क्या देखा? इससे पहले हमने ये देखा कि मैम
हमारे पास ना सबसे पहले ये ऑफर आता है। अब शुरू करते हैं वन बाय वन, जितनी भी स्लाइड हमने बीच में छोड़ी है। लाइक ऑफर को समझना है, इनविटेशन टू ऑफर को समझना है। उसके बाद हमने यहाँ पे छोड़ी थी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद सेकंड टॉपिक ये करेंगे। देन हम करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने छोड़ा था कहाँ पे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, लेक ऑफ कंसेंट, जो मैंने आपको कहाँ बताया था, यहाँ बताया था। लेक ऑफ कंसेंट कहाँ लिखा है, नहीं लिखा। लीक ऑफ कंसेंट वाला टॉपिक करेंगे कि लीक ऑफ कंसेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। ये 3 टॉपिक करते हैं हम। गॉट इट। सबसे पहले ऑफर क्या होता है, 2 चीजें हैं। एक है आपका ऑफर, सेकंड है आपका इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, ध्यान से समझना, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑफर क्या होता है, सबसे पहले ऑफर का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पर्सन को आप कुछ ऑफर दे रहे हो। क्या अगर टुन्नू जो है, अगर टुन्नू जो है वो मुन्नू को बोल रहा है कि मेरी कार खरीदेगा, तो दिस इज ऑफर। वहीं पे टुन्नू जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर निकलवा रहा है, न्यूज़पेपर के अंदर निकलवा रहा है कि किसी को ये गाड़ी है, ये मॉडल है, इतने प्राइस के अंदर गाड़ी खरीदनी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। तो दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। मैम ये तो हमें पता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन आते हैं। फिर भी कंफ्यूजन का रीजन सुनो। अब बेटा जितने भी ऑफर होते हैं ना, जितने भी आपके ऑफर होते हैं वो सारे के सारे एक स्पेसिफिक पर्सन को होते हैं। जब भी कंफ्यूजन आए तो ध्यान देना, अगर ऑफर मार्क कर रहे हो तो क्या वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को है या नहीं है। और ये ऑफर जो है वो डायरेक्टली आपका एक्सेप्ट हो जाता है। दिस ऑफर इज एक्सेप्टेड। इसके ऊपर आप ये कह सकते हो कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है कि अब आपको इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको इसको एक्सेप्ट कर लिया है, अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो अब ये आपका प्रॉमिस बन चुका है। समझ में आया। अब इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर मैम ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुनो। ड्रेस लगी हुई है आपकी एक शॉप पे, उस पे प्राइस टैग लगा हुआ 600 रुपए का। आप दुकानदार को जाके कहते हो कि शॉपकीपर भैया आप ये मेरे को ड्रेस दे दो 600 रुपीज में। ये दुकानदार ने जो 600 रुपीज का टैग लगाया है, इज दिस ऑफर और इज दिस इनविटेशन टू ऑफर। बहुत कंफ्यूजन हुई थी बच्चों को, बहुत बच्चे गलत करके आए थे, बट एक्चुअली इट इज इनविटेशन टू ऑफर बिकॉज दिस इज ओपन फॉर ऑल। जो भी चाहे वो इसे खरीद सकता है। इनविटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज ओपन फॉर ऑल। कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो सारे के सारे आपका इनविटेशन टू ऑफर के अंदर आ सकता है। और इनविटेशन टू ऑफर ओपन फॉर ऑल है तो इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेप्टेंस नहीं होती, इसके अंदर नेगोशिएशन भी हो सकता है। नेगोशिएशन कैसे, भैया ने बोला 600 रुपए, आप कहोगे नहीं जी मैं तो 200 रुपए दूंगी। समझ में आया, होता है ना ऐसे। तो दिस इज नेगोशिएशन होता है आपका इनविटेशन टू ऑफर में। इनविटेशन टू ऑफर में नेगोशिएशन होने के बाद अदर पर्सन मस्ट फर्स्ट ऑफर। यहाँ पे नेगोशिएशन होने के बाद जो भी कंक्लूजन आता है उसको बोलते हैं ऑफर। लाइक भैया ने बोला 600 रुपए, आप बोल रहे हो 200 रुपए, तो ये जो 200 रुपए है दिस इज ऑफर। क्योंकि ये 200 रुपए का ऑफर आप एक स्पेसिफिक पर्सन को दे रहे हो। वो स्पेसिफिक पर्सन कौन है, आपका शॉपकीपर। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। अब ऑफर के कुछ टाइप भी देख लो। मैडम कितना घुसा रहे हो ये बीच के टॉपिक, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, सारे करेंगे, ध्यान से बस चलते जाओ। अभी ऑफर के टाइप देखो फिर। सबसे पहले ऑफर भी आपका 3 टाइप का, 3 बाइफर्केशन के अंदर डिवाइड है। कौन सा, कि ऑफर बना कैसे है, हाउ द ऑफर इज मेड, और यू कैन से टू whom मेड, किसके लिए बना है, टू whom मेड, और कुछ अदर ऑफर्स आप अदर टाइप्स के अंदर इसको डाल दो सारों को। अब देखो हाउ मेड, ऑफर क्या है आपका, एक्सप्रेस ऑफर हो सकता है या आपका इम्प्लाइड ऑफर हो सकता है।
एक्सप्रेस ऑफर क्या आप डायरेक्टली एक्सप्रेस करो कि भैया मुझे तो 200 रुपए में चाहिए। इम्प्लाइड ऑफर, दुकानदार आपकी शक्ल देख के समझ गया कि ये 600 में तो नहीं खरीदेगी। समझ में आया? दिस इज एक्सप्रेस एंड द इम्प्लाइड ऑफर। उसके बाद टू होम मेड, आप जर्नल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर? जर्नल ऑफर सबके लिए, स्पेसिफिक ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। दिस इज जर्नल एंड द स्पेसिफिक ऑफर। फॉर एग्जाम्पल जनरली कह रहा हूं कि कोई मेरी कार खरीदेगा, जनरल ऑफर। स्पेसिफिक, टुन्नू तू मेरी कार खरीदेगा, स्पेसिफिक ऑफर। उसके बाद अदर में आता है काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, इसको थोड़ा मोटा कर लूं क्या, काउंटर ऑफर, अरे काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर का मतलब होता है बेटा ऑफर के ऊपर ऑफर आप दे रहे हो। सेम आप उसी एग्जांपल को ले लो, हम दुकानदार भैया ने बोला 600 रुपए, आपने बोला 200 रुपए। अब दुकानदार भैया आपके जो 200 रुपए का आपने ऑफर दिया है ना, उसके ऊपर कह रहे हो बहन जी ना आपकी ना मेरी, 400 रुपए में डन करो। तो दिस 400 रुपीज का जो ऑफर शॉपकीपर भैया ने आपको दिया है, तो इस ऑफर को कहेंगे काउंटर ऑफर। उसके बाद है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर बनाया जाता है जब दो पार्टी एक दूसरे को एक आइडेंटिकल ऑफर दे देती हैं विदाउट नॉलेज ऑफ अदर्स ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरे टुन्नू भैया, ये है मेरे मुन्नू भैया। टुन्नू भैया मुन्नू भैया को देना चाह रहे हैं क्या, 10 लाख रुपए के अंदर अपनी कार ए। कार ए कोई भी कार ले लो, ठीक है। ये क्या करना चाह रहे हैं टुन्नू मुन्नू को, ये चाह रहे हैं कि मैं सॉल्ट कर दूं, मैं बेच दूं। मुन्नू जो है वो टुन्नू से परचेज करना चाहता है सेम कार ए एट ₹10 लाख। टुन्नू ने रिटर्न करके डिस्पैच कर दिया मुन्नू भैया के लिए, मुन्नू भैया ने रिटर्न करके डिस्पैच कर दिया टुन्नू भैया के लिए। दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दे रही है सेम प्रोडक्ट का, सेम अमाउंट का। तो दिस ऑफर इज नॉन एज क्रॉस ऑफर। बट रिमेंबर द मेन पॉइंट कि इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है कि ये टुन्नू मेरे को ये ऑफर दे रहा है, ये मुन्नू मेरे को ये ऑफर दे रहा है। दोनों ने सेम टाइम पे डिस्पैच कर दिया। समझ में आया? एंड द लास्ट वन इज स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर। वो ऑफर होता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द बिगनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शॉपकीपर वाले भैया को बोल दिया, ये आपको ना एग्जाम्पल देती हूँ किसका, ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स में ये बहुत देखने को मिलता है, ध्यान से सुनना समझना। इसमें ई कॉमर्स में स्पेशली बेबी डाइपर्स का, ये मेरी सिस्टर ने ट्राई किया था इसलिए मुझे काफी बढ़िया याद है। बेबी डाइपर, आपने वहां से सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया अमेजोन से, सब्सक्रिप्शन परचेज किया कि हर मंथ में एवरी मंथ आपको 12 बेबी डाइपर्स जो हैं वो अमेजोन डिलीवर कर दे। 12 बेबी डाइपर्स अमेजोन जो है वो डिलीवर कर दे, और इसकी अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाती है। तो ये कौन सा ऑफर है, दिस इज स्टैंडिंग ए कंटिन्यूइंग ऑफर, कि हर एक महीने में मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि मुझे भेज दो। दिस इज स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर। ऑफर रिमेन ओपन फॉर ए सर्टेन पीरियड एंड एक्सेप्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब कितने महीने के लिए ये चलाना है ये नहीं पता, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के लिए है और आपको टाइम टू टाइम आप उसे क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो दिस इज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हुआ? अब आ जाओ कहां पे हमने वो छोड़ रखा था मैम, वैलिड। एक ऑफर को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक ऑफर को वैलिड बनाने के लिए ऑफर ही सॉरी, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ऑफर होना चाहिए, या उस ऑफर के साथ आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए।
प्लस उस ऑफर के साथ आपकी क्या होनी चाहिए, कंसीडरेशन होनी चाहिए, प्लस वो एनफोर्सेबल होना चाहिए। इज दिस एनफोर्सेबिलिटी यहां जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और क्या क्या चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, कि दोनों पार्टी जो है वो काम को करने में सक्षम हो। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, ऐसे ही हवा में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना लेना, कोई इल्यूजनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते आप। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मत बनाओ जो जर्नली आपके वॉइड हो जाते हैं, जो जर्नली आपके वॉइड हो जाते हैं। आपने कांटेक्ट किया अपनी महबूबा से कि मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, इल्यूजनरी कांटेक्ट बन ही नहीं सकते, चांद तारे तोड़ के लाने का कांटेक्ट नहीं बना सकते। इसमें आप ले सकते हो फ्री कंसेंट जरूरी है, फ्री कंसेंट जरूरी है। माथे पे बंदूक रख के शादी नहीं करवा सकते घर वाले, अदरवाइज कांटेक्ट क्या हो जाएगा मैडम, वॉइडेबल हो जाएगा। सर्टेनिटी होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म होने की। कुछ अनसर्टेनिटी या अनपॉसिबल ऐसी चीजें मत करो जो पॉसिबल ही नहीं है। अगेन चांद तारे वाला, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना जरूरी है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। क्लियर यहां तक? अब आ जाओ, लेक ऑफ कंसेंट कहां छुड़वाया था, कहां छुड़वाया था मैंने लेक ऑफ कंसेंट वाला। लेक ऑफ कंसेंट, कि लेक ऑफ कंसेंट में क्या क्या चीजें आएंगी। देखो जर्नली क्या होता है, जर्नली कॉन्ट्रैक्ट जो लेक ऑफ कंसेंट से पहले अच्छा बट चलो पहले लेक ऑफ कंसेंट वाला ही कर लो। लेक ऑफ कंसेंट क्या है समझो मैम। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती से करवाया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा वॉइडेबल हो जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस कंडीशन पे मेरा कंसेंट नहीं होता। आप कह सकते हो मैडम डरा धमका के कर दिया, मैडम मेरे साथ तो फ्रॉड कर दिया, मैडम मेरे को चीजें कुछ और दिखाई गई, सच्चाई कुछ और निकली, मिस रिप्रेजेंट कर दिया, मैडम ओहो ये कार बी बेचने वाला था, मुझे तो लगा कार ए बेचने वाला, ये तो मेरे से बाय मिस्टेक गलती हो गई, कार बी के लिए मैंने तो 10 लाख पे मेरा कंसेंट ही नहीं दिया था। तो ये सब आते हैं आपके लेक ऑफ कंसेंट के अंदर, समझना इन्हें भी। सबसे पहला है आपके 5 इसको क्या करोगे, लिखो इसको भी। कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट गोज बाय, कंसेंट इज नॉट फ्री when it is goes by, when it is caused by cohesion, cohesion, कोहेजन का मतलब कोई जोर जबरदस्ती से तुम्हारे माथे पे बंदूक रख के काम करवा रहा है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या आता है, जिसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता हो। मेरे को ये बताओ कोई अनजान इंसान आके आपको कुछ भी बोलेगा, क्या आपको उसकी बातों से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ तुम मंद बुद्धि हो वो एक अलग केस है, लेकिन जर्नली तो नहीं होता मैडम, नहीं होता। तो अंडर इन्फ्लुएंस के अंदर कोई डोमिनेंट पोजीशन पे कोई पर्सन है, उसकी बात करने का वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है, उससे आपके जब प्रभाव पड़ेगा तो वो अंडर इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर का एक इन्फ्लुएंस हमेशा पेशेंट पे होता है, पेरेंट्स का एक इन्फ्लुएंस हमेशा चिल्ड्रंस पे होता है, बच्चों पे होता है। तो डॉक्टर क्या सोच रहा है उसकी बीमारी के बारे में, पेरेंट क्या जानते हैं अपने बच्चे के बारे में, उस हिसाब से आपको चीजें लेनी पड़ेगी। जब आप एक डॉक्टर अपनी डोमिनेंट पोजीशन का एक अनफेयर तरीके से यूज करता है तो उसको कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। पेरेंट अपनी पोजीशन का जब अनफेयर तरीके से यूज करते हैं तो उन्हें कहा जाता है क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ में आया अनड्यू इन्फ्लुएंस? उसके बाद आता है फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, ध्यान देना। फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन,
फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब डेलिब्रेटली आप चीजों को खराब करना चाह रहे हो, डेलिब्रेटली आपने सच्चाई को छुपाने की कोशिश करी है। आपके पास एक गाड़ी थी बहुत पुरानी सी, आपने क्या किया, आपने उस गाड़ी के साथ क्या किया, आपने उस गाड़ी के साथ बेचना चाहा उसे, किसे? हमारे गुन्नू मुन्नू भैया को फिर बुला लो, ये गुन्नू भैया, ये हमारे मुन्नू भैया। गुन्नू भैया निकले तेज, गुन्नू भैया ने मुन्नू भैया को अपनी गाड़ी सेल करनी थी। गुन्नू भैया ने बोला मेरी ना गाड़ी A1 है, बिल्कुल A1। अच्छा, तो मुन्नू भैया बोले मुझे तो ना पहाड़ों पे लेके जानी है, मुझे तो माउंटेन्स हिल्स पे लेके जानी है। तो बोले अरे बहुत, इंजन मेरा A1 है, इंजन A1 इंजन है बिल्कुल। बोलता अच्छा ठीक है चलो ले लेता हूँ। बट एक्चुअली सच्चाई क्या थी? एक्चुअली सच्चाई ये थी, गुन्नू भैया को ये पता था, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे, गुन्नू भैया को ये पता था मुन्नू भैया यहाँ से रोड तक भी इस गाड़ी को लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो तो इंजन इतना गर्म हो जाएगा, वो तो फट जाएगी। लेकिन फिर भी गुन्नू भैया ने मुन्नू भैया को झूठ बोलकर ये गाड़ी बेच दी, ये गाड़ी बेच दी और इनसे 10 लाख रुपए भी ले लिए। अच्छा चलो, तो ये क्या हुआ? दिस इज ए टाइप ऑफ फ्रॉड। बट आपको पता नहीं था कि आपके इंजन की हालत इतनी बुरी है। आप कह रहे हो भाई देख चलती तो है गाड़ी, लेकिन मेरे को तो ना ओडी चाहिए, ओडी, मेरे को तो ओडी चाहिए, तेरे को खरीदनी है तो तू देख ले। लेकिन एक्चुअली में जो ये इनकी पुरानी गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी का नाम ले लो तुम, स्विफ्ट ले लो, स्विफ्ट। लेकिन जो ये इनकी पुरानी स्विफ्ट थी, इस स्विफ्ट का इंजन बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, इसका इंजन जो है वो बहुत खराब था, और गुन्नू भैया को खुद नहीं पता था कि इतनी ज्यादा बुरी हालत है इस इंजन की। गुन्नू भैया ने तो बोला कि भाई मेरे को तो ओडी लेनी है इसीलिए बेच रहा हूं, तो मुन्नू ने ये चीज खरीद ली। तो जब आपके गुन्नू भैया इंटेंशनली चीजों को छुपाते हैं, डेलिब्रेटली चीजों को छुपाते हैं, डेलिब्रेटली कंसील करते हैं, तो वो हो गया आपका फ्रॉड। बट इनोसेंटली फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है, दे आर इनोसेंट, उन्हें नहीं पता था उनकी गाड़ी का इतना बुरा हाल है, इनोसेंटली फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है, तो दिस इज नॉन एज मिस रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? इनका कोई इरादा नहीं था, हमारे जो ये गुन्नू भैया हैं, इनका कोई इरादा नहीं था मुन्नू भैया को नुकसान पहुंचाने का। अगर इरादा नहीं था, दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। इरादा था कि मुन्नू भैया ठुके, दिस इज फ्रॉड। एंड द लास्ट वन इज मिस्टेक। लास्ट वन क्या है? मिस्टेक। सेक्शन भी याद करते चलो भाई, कोहेजन का सेक्शन है 15, अंडर इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड का है 17, मिस रिप्रेजेंटेशन का है 18, मिस्टेक का है 20 से लेकर 22 तक। सेक्शन साथ साथ याद कर लो, कोहेजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अब समझो मिस्टेक को। मिस्टेक आपकी दो तरीके की हो सकती है, ठीक है मैडम, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड द मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है कि एक्चुअली में गुन्नू भैया के पास दो गाड़ी थी, एक थी इनके पास स्विफ्ट, एक थी इनके पास बलेनो। बलेनो, अब गुन्नू भैया एक्चुअली में बेचना तो स्विफ्ट चाहते थे 10 लाख रुपए में, और मुन्नू भैया को ये लगा कि बलेनो मिल रही है 10 लाख में, मजा आ गया। मुन्नू को ये लगा कि बलेनो बेच रहे, तो ये क्या हो गया? दिस इज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया आपका। अब ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर एक तरफ से है, बोथ पार्टी एंड यूनिलेटरल, एक साइड से है, यूनिलेटरल या बाइलेटरल, अगर दोनों साइड से ये गलती हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट सीधा सीधा वॉइड हो जाएगा, और एक साइड से ये गलती हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा, इस गलती को आप सुधार सकते हो। समझ में आया? आगे आओ,
मिस्टेक ऑफ लॉ, अब लॉ में दो चीज आती है, आप इंडियन लॉ की बात कर रहे हो या आप फॉरेन लॉ की बात कर रहे हो। अगर आप इंडियन लॉ की बात कर रहे हो तो सीधा सीधा आपने इंडियन लॉ को समझने में गलती करी है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मिस्टेक ऑफ लॉ इन द इंडियन लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड। समझ में आया। लेकिन अगर फॉरेन लॉ को इंटरप्रिटेट करने में, फॉरेन लॉ को समझने में गलती होती है, तो फॉरेन लॉ वाले बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, मनुष्य है, गलती हो जाती है, तो इसको यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही कंसीडर कर लिया जाता है। क्लियर यहां तक? क्लियर हुआ यहां तक? अब आओ एक पॉइंट और। आप जनरली आप क्या समझते हो, क्या जानते हो? मैम, कॉन्ट्रैक्ट में, एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है? एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है जब उसके अंदर कंसीडरेशन होती है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है जब उसके अंदर कंसीडरेशन होती है, बिल्कुल। अब ऐसे इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसकी क्या है? इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, चलो उस एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं। देखो, होता तो ये है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन क्या होता है? वॉइड हो जाता है। बट कुछ एक्सेप्शंस है। कौन सी एक्सेप्शंस? समझो। पहली एक्सेप्शंस है आपकी नेचुरल लव एंड अफेक्शन से अराइज हुए कॉन्ट्रैक्ट। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं हमेशा क्लास में यही देती हूँ, उसको समझना। मेरे को ये बताओ, आपके फादर आपके नाम पे अपनी प्रॉपर्टी करते हैं, क्या बदले में आप उनको कोई कंसीडरेशन देते हो? क्या उनको बदले में कुछ पे करते हो? क्या उनको बदले में फीस देते हो? नहीं। तो क्या आपके फादर ने जो आपके नाम पे प्रॉपर्टी करी है, ये प्रॉपर्टी के कागज वैलिड ही नहीं है क्या? क्या आपके नाम पे प्रॉपर्टी हुई नहीं? बट ऐसा नहीं है। अगर आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन के चलते कोई चीज सामने वाले को दी है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड माना जाता है। समझ में आया? सेकंड देखो, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज का एग्जांपल समझो। आपको पैसे की जरूरत थी, आपके एक दोस्त ने आपकी हेल्प कर दी। आपको कितने रुपए की जरूरत थी? आपको जरूरत थी 5,000 रुपए की। आपके एक दोस्त ने आपकी आगे हेल्प कर दी। अब उस 5,000 की जो हेल्प करी, उसके बदले में फ्यूचर में आप उसे एक क्या गिफ्ट दोगे? आप उसे एक बाइक गिफ्ट दे रहे हो। अब जो आपने इसको ये बाइक गिफ्ट दी या आपके दोस्त ने आपको ये 5,000 रुपए दिए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। तो इसी में थर्ड पॉइंट और ऐड कर लो, कोई चीज आपको गिफ्ट की फॉर्म में मिलती है, प्रॉपर्टी भी गिफ्ट की फॉर्म में मिल सकती है, दिस इज ऑल्सो ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट समझो, अगर कोई एजेंसी एंड बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी या बेलमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी आपका
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा विदाउट कंसिडरेशन। ये एजेंसी एंड बेलमेंट आगे हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब करेंगे उसके अंदर भी कवर करने वाले हैं, सो डोंट वरी। लेकिन अभी ध्यान रखो, एजेंसी का मतलब होता है कि आप एक अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप काम कर रहे हो, आपका खुद की कोई लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसी सेकंड पर्सन को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो दिस रिलेशनशिप बिटवीन द सेकंड पर्सन एंड यू इज द एजेंसी रिलेशनशिप। वहीं पे बेलमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आप सामने वाले को चीज यूज करने के लिए दे रहे हो, संभाल के रखने के लिए दे रहे हो, और बाद में उससे रिटर्न लोगे तो रिटर्न होगा, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। आगे देखो, प्रॉमिस टू पे टाइम बेयरर डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बेयरर डेट। आपने प्रॉमिस किया है, आपने उधार लिया था, उधार लिया था, अब उधार लिया था और आपने कहा था 30 दिन के अंदर दे दूंगा, ठीक है, 30 दिन के अंदर नहीं दी, अब आप फिर से प्रॉमिस करो भाई तू टेंशन ना ले, मैं तेरा पैसा वापस जरूर दूंगा। एक्चुअली में वो 30 दिन का टाइम जा चुका है, बट उसके बाद भी आप कहते हो कि टाइम बेशक जा चुका लेकिन मैं तेरा पैसा दूंगा, तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चैरिटेबल। आप चैरिटी कर रहे हो, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन कोई आपने ले रखा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा विदाउट एनी कंसिडरेशन। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट आयो तो फटाफट बता दो। आप ये मानो कि मोर देन 60% काम हम कर चुके हैं। अब कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक प्यारा सा टॉपिक और आपका मेन इंपॉर्टेंट बचा है। दो टॉपिक बचे हैं, एक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले करते हैं कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको 3% में देखनी है। किस किस की? माइनर की, अनसाउंड माइंड की, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, एंड डिस्क्वालीफाई बाय लो, डिस्क्वालीफाइड बाय लो। माइनर की कैपेसिटी ध्यान देना, माइनर के लिए एक टर्म यूज होती है वॉइड एब एनिशियो। ये एक फ्रेज है आपका, लेटिन फ्रेज आप इसे कह सकते हो, वॉइड एब एनिशियो। वॉइड एब एनिशियो का मतलब क्या है कि माइनर के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो इनिशियल लेवल से ही आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एस्टॉपल, नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर, नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। माइनर के लिए आप कोई एस्टॉपल मतलब क्या यहाँ पे कहा गया है कि माइनर को ना ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा। देखो इसमें एक सिचुएशन बताती हूँ आपको। एक लड़की थी माइनर, 16 साल की, वो क्या लेने गई, वो स्कूटी लेने गई। उसने कांटेक्ट कर लिया कि भैया हर महीने आपको किस्तें दे दूंगी, ठीक है। एक्चुअली में ये 16 साल की लड़की जब स्कूटी लेने गई तो इसने अपने आधार कार्ड को एडिट करके दिखा दिया कि मैं तो 18 साल की हूँ या मैं तो 20 साल की हूँ। तो क्या इस केस के अंदर माइनर को स्यू किया जाएगा? एक्चुअली में नहीं। तो इसी टर्म को बोला गया है नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। अगर माइनर ने यहाँ पे इस चीज को गलत भी शो किया है फिर भी आप माइनर को शो नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमेशा माइनर को प्रोटेक्ट करता है। इवन इफ माइनर लाई अबाउट हिज एज ही लेटर प्लेज माइनॉरिटी, जब वो उसको फिर भी माइनॉरिटी का बेनिफिट ही मिलेगा। समझ में आया? अगर उसने झूठ भी बोला है अपनी एज के बारे में तो भी उसे माइनॉरिटी का बेनिफिट मिलेगा और आप इस माइनर को स्यू नहीं कर सकते हो। अब ये बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब 18 साल की ये लड़की, ये है मेरा 2021, अब ये लड़की 18 साल की होगी 2023 के अंदर। क्या 2023 के अंदर 18 साल की हो चुकी है? क्या अब मैं इस पे केस कर सकता हूं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसी के लिए आया नो रेक्टिफिकेशन अटेंड मेजोरिटी।
नो रेक्टिफिकेशन, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगी। मेजोरिटी को अटेन करने के बाद भी, मेजोरिटी अटेंड करने के बाद भी कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगी। रेक्टिफिकेशन कब हो सकती है? रेक्टिफिकेशन आपकी जब हो सकती है अगर 2023 के अंदर आप एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और उसके अंदर आप कहते हो कि जो तूने मुझसे 2 साल पहले स्कूटी ली थी उसका चार्ज तुझे पे करना पड़ेगा। तो उस केस में फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाया जाता है मेजर होने के बाद, तो वहां पे आपकी रेक्टिफिकेशन होगी। समझ में आया? समझ में आया? माइनर कभी भी फुल पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनरशिप के अंदर माइनर कभी भी फुल पार्टनर नहीं बन सकता। मतलब माइनर की आप लाइबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते। माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा दैट इज ओनली फॉर द बेनिफिट्स। बेनिफिट के लिए ही माइनर को आप कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हो, लॉस के लिए, लाइबिलिटी के लिए माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। Minor is not personally liable for his property. क्लियर है? आगे चले, आगे चलो। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताया जा सकता। अनसाउंड माइंड आप कह सकते हो कि मैं तो नशे में था, मैंने नशे में साइन कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आपकी कुछ माइंड में प्रॉब्लम चल रहा है, आप अपनी स्टेबिलिटी के साथ नहीं थे, तो भी आपका अनसाउंड माइंड ही डिक्लेयर किया जाएगा। कांट कॉन्ट्रैक्ट सिंस ही नेवर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है कि जो सामने वाला पर्सन है वो समझने की कैपेसिटी के अंदर नहीं है, तो उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताया जा सकता। वो अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं। एंड द लास्ट वन इज डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। डिस्क्वालीफाई बाय लॉ के अंदर आपकी 5 चीजें आएंगी। सबसे पहली है आपकी एलीन एनीमी। एलीन एनीमी, आप अपने दुश्मनों के साथ, देश के जो दुश्मन है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। फॉरेन एम्बेसडर के साथ विदाउट परमिशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। फॉरेन एम्बेसडर के साथ विदाउट परमिशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। अगर कोई पर्सन कन्विक्ट है, उसको उसकी गलती घोषित कर दी गई या प्रूफ हो चुका है कि वो कन्विक्ट है या फिर वो प्रिजनर है, वो जेल के अंदर कैद है, तो उस टाइम पे भी आप कॉन्टेक्ट नहीं बना सकते। कोई पर्सन अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है या वो अनडिस्चार्ज है, अनडिस्चार्ज है, तो उस केस में भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। एंड द लास्ट वन इज अगर आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो और उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो वो भी आपका डिस्क्वालीफाई बाय लॉ के अंडर आएगा। समझ में आया यहां तक? लास्ट टॉपिक पे आ जाओ, हमारा जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपकी 2 चीजें हैं। सबसे पहली, एक तो है आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक आपका एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब है जो आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा, अभी तक टूटा नहीं है बट आपको लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है, दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। फॉर एग्जांपल, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी भी ठेकेदार से कि 1 महीने के अंदर मेरा घर बन जाना चाहिए। उस 1 महीने मतलब 30 दिन में से आउट ऑफ 28 डेज हो चुके हैं एंड आपका घर जो है वो 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यू कैन से दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। 2 दिन के अंदर 50% घर तो बन ही नहीं सकता, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है। जब तक वो 30 डेज का टाइम पीरियड नहीं हो जाएगा तब तक आप उसे एक्चुअल ब्रीच नहीं कह सकते। तो एक्चुअल ब्रीच क्या है? जो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट आपका टूट चुका है। अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैम? रेमेडीज। रेमेडीज, रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
रेमेडीज किसकी? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की आपको यहाँ रेमेडी समझनी है, समझते चलना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली रेमेडी आपकी शूट फॉर डैमेजेस, शूट फॉर डैमेजेस कि कोई ना कोई डैमेज हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब डैमेजेस किस किस टाइप के होते हैं समझना। सबसे पहला है आपका ऑर्डिनरी डैमेज, सबसे पहले है आपका ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज मतलब नॉर्मल डैमेज हुआ है, आपको बोला था कि भाई 10 कुर्सी दे दिया, आपने वो कुर्सियां नहीं दी, सामने वाला अपना काम ढंग से नहीं कर पाए, दिस इज ऑर्डिनरी डैमेज। वहीं पे इसके साथ इसको समझना स्पेशल डैमेज के साथ तो बेटर समझ में आएगा। स्पेशल, स्पेसिफिकली स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज क्या है? देखो एक कॉन्ट्रैक्ट बना आपका, किसका? गुन्नू मुन्नू का। गुन्नू और मुन्नू का कॉन्ट्रैक्ट बना। मुन्नू की ना ऑफिस में एक मीटिंग थी या एक पार्टी थी, उस पार्टी के अंदर कुछ बहुत स्पेशल पर्सन आने वाले थे। उन स्पेशल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था मुन्नू का, और मुन्नू चाहता था ये कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में उसे मिल जाए। तो मुन्नू ने क्या किया? मुन्नू गया गुन्नू के पास, किसके लिए? डेकोरेशन के लिए, कि भाई बढ़िया सी डेकोरेशन करना, हॉल की सारी चेयर वगैरह अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। आपने मुन्नू को ये हर चीज बताई कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, आपने ये चीज बताया है सब कुछ गुन्नू को, फिर भी गुन्नू ने काम नहीं किया, तो वो हो गया आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आपने बताया नहीं है कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, तो वो बनेगा आपका ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लॉस ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस इफ इट इज इन्फॉर्म्ड। क्लियर? और ऑर्डिनरी डैमेज आप कह सकते हो डायरेक्ट लॉस हो गया आपका। उसके बाद आता है नॉमिनल डैमेज या प्यूनिटिव डैमेज। नॉमिनल डैमेज या प्यूनिटिव डैमेज। नॉमिनल डैमेज या प्यूनिटिव, नॉमिनल आपके छोटे मोटे लॉस हो गए, कोई बात नहीं, जिसकी भरपाई कर देंगे। प्यूनिटिव डैमेजेस को ही आप विंडिक्टिव डैमेजेस भी कहते हो, इसी को आप एक्सप्लेनेटरी, एग्जाम्पलेरी, सॉरी एक्सप्लेनेटरी तो वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आ गई। एग्जाम्पलेरी डैमेज, EXEMPLOR, एग्जाम्पलरी डैमेज भी कहते हैं। एग्जाम्पलरी डैमेज, प्यूनिटिव डैमेज या विंडिक्टिव डैमेज का मतलब क्या है कि आपने इतना बड़ा डैमेज कर दिया जिसके लिए सिर्फ कंपनसेशन इज नॉट इनफ। आपने बहुत बड़ा डैमेज किया जिसके लिए कंपनसेशन इनफ नहीं, आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी, तो ऐसे डैमेज को प्यूनिटिव, इंडिक्टिव या एक्सप्लेनेटरी डैमेज कह सकते हो। एग्जांपल ले लो, आपने किसी की रिस्पेक्ट खराब कर दी, आपने किसी को भरे रोड पे इंसल्ट कर दी, तो भरे रोड पे इंसल्ट करने का क्या ही कंपनसेशन दोगे भाई, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो दिस इज इंडक्टिव, एक्सप्लेनेटरी या प्यूनिटिव डैमेजेस। And the last one is prefix damage. Prefix damages. Prefix damages जिसकी आप पेनल्टी देने वाले हो या दे चुके हो। समझ में आया? सेकेंड रेमेडी है आपकी शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ऐसा डैमेज जो अब कोई और पर्सन नहीं कर सकता, आपको ही ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जहां आपको कोर्ट से ऑर्डर मिल जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने का कि लाइक कोर्ट ऑर्डर एक्चुअली द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इफ मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट इनफ। अब आपको वो परफॉर्मेंस खुद कंडक्ट करनी पड़ेगी जो आप कर रहे हो, ये मॉनेटरी कंपनसेशन इनफ नहीं है। इसी के अपोजिट आता है शूट फॉर इंजक्शन। क्या? शूट फॉर इंजक्शन। इंजक्शन जहां पे कोर्ट आपको ये बोल देता है भाई तू दूर रह इस कॉन्ट्रैक्ट से, मैं अपने आप देख लूंगा,
तू दूर रह। स्पेसिफिक में तो तुझे करना पड़ेगा ये कॉन्टेक्ट पूरा, इन सेक्शन में तो दूर रह। कोड स्टॉप ए पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग अगेंस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई कोई अगेंस्ट कर रहा है तो उसको आप स्टॉप करते हो। समझ में आया? नेक्स्ट है आपके दो और बची हैं, एक है आपकी क्वांटम मेरिट, शूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब है एज मच एज आई अर्न, एज मच एज आई अर्न। कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ठेकेदार के साथ, ठेकेदार ने आधा घर बना दिया, आधा रहता है, तो आप कहोगे भाई मैंने हाफ घर तुम्हारा बना दिया तो आधे घर के तो पैसे दे, ठेकेदारी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आधा तो दे। तो when the contract is partially performed and claim for the reasonable payment for work already done, तो उसे कहा जाता है क्वांटम मैरिटम। एंड द लास्ट वन जो आपकी रेमेडी है दैट इज ये क्या था, रेस्किशन, ये रेस्किशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेस्किशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टी को रेस्क्यू कर दिया जाता है, दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दिया जाता है कि भाई तुम दूर रहो एक दूसरे से, तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है, तुम हो ही नहीं इस लायक। समझ में आया? ये था मेरा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट, जिसको हमने 1 घंटे 36 मिनट के 36 सेकंड के अंदर अभी पूरा किया। जो टारगेट था हमारा कि 1 घंटे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म करना, वो भी बिल्कुल कंप्लीट हुआ। एट लास्ट चीजें समझ में आई हैं तो एक बढ़िया सा बड़ा सा थैंक यू दे दो। पूरी क्लास में 1 घंटे का मेरा मोटिवेशन लेवल कैसा था वो जरूर बताना। आगे के कॉन्ट्रैक्ट मुझे आगे के एक्ट मुझे करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा था, सारी चीजें मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।